नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ग्लोबल पॉलिसी वॉच, वो चैनल जहां हम सिर्फ हेडलाइंस देखकर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उन हेडलाइंस के पीछे चल रही ग्लोबल स्ट्रैटेजी, पावर पॉलिटिक्स और हिडन इंटेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अमन कुमार और आज का ये एनालिसिस कोई नॉर्मल ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो अगर एक्सप्लोड होती है तो मिडिल ईस्ट से ज़्यादा असर इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। सोचो, आज रात जब आप सोने जाओगे सब कुछ नॉर्मल लगेगा, मार्केट्स बंद होंगे, न्यूज़ चैनल्स रूटीन डिबेट्स चला रहे होंगे, लेकिन सुबह उठते ही जैसे ही आप अपना फ़ोन उठाओ और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, ओपन करो, टॉप पर एक ही चीज़ फ्लैश कर रही हो, ब्रेकिंग, यूएस लॉन्चेस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। ऑयल प्राइसेस एक ही झटके में रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे होंगे। ब्रेंट क्रूड 110-120 डॉलर क्रॉस कर चुका होगा। एशियन मार्केट्स पैनिक मोड में होंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होगा। रुपी प्रेशर में आएगा और टीवी स्क्रीन्स पर एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही होगी, दिस वॉज इनएविटेबल। और तब धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि ये कोई सडन गुस्सा नहीं है, ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्क्रिप्टेड मूव का फाइनल एग्जीक्यूशन है। हिस्ट्री हमें एक बात बार बार बताती है, अमेरिका जब भी किसी कंट्री पर मिलिट्री एक्शन करता है तो सबसे पहले बॉम्ब्स नहीं गिरते, सबसे पहले स्टोरीज गिरती हैं, नैरेटिव्स गिरते हैं, परसेप्शंस गिरते हैं, ओपिनियंस गिरते हैं। पिछले कई हफ्तों, शायद कई महीनों से आपने ये सेंटेंसेस बार बार सुने होंगे। ईरान इज प्रोवोकिंग, ईरान क्रॉस्ड द रेड लाइन, द यूएस कैन नॉट स्टे साइलेंट एनीमोर। ये स्टेटमेंट्स आइसोलेटेड नहीं होते, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कैंपेन का हिस्सा होते हैं। पब्लिक को धीरे धीरे इस कंक्लूजन तक लाया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है और अगर अटैक होता है तो वो जस्टिफाइड होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे। जैसे ही टेंशन्स बढ़ती हैं, इंटरनेशनल मीडिया, टीवी डिबेट्स और एक्स पर सब एक ही लैंग्वेज बोलने लगते हैं। सेम वर्ड्स, सेम टोन, सेम लॉजिक। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये नैरेटिव सिंक्रोनाइजेशन होती है। ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट कोई नया ड्रामा नहीं है। 1979 से लेकर आज तक ये रिलेशनशिप एक परमानेंट प्रेशर कुकर बना हुआ है। कभी न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मुद्दा, कभी सैंक्शंस का इकोनॉमिक वॉर, कभी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स का ब्लेम। हर डेकेड में जस्टिफिकेशन बदलती है लेकिन विलन वही रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी ही क्यों? इसका जवाब सिर्फ ईरान में नहीं है, इसका जवाब ग्लोबल पावर शिफ्ट में छुपा हुआ है। अमेरिका को चाइना इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पर चैलेंज कर रहा है। रशिया मिलिट्री और एनर्जी फ्रंट पर प्रेशर बना रहा है। ग्लोबल साउथ, जिसमें इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका शामिल हैं, वेस्टर्न मॉरल लेक्चर्स से धीरे धीरे थक चुका है। और जब एक सुपर पावर को लगता है कि उसकी अथॉरिटी क्वेश्चन हो रही है, तो वो एक कंट्रोल्ड मिलिट्री एक्शन के जरिए दुनिया को याद दिलाता है कि कमांड अभी भी उसके हाथ में है। ईरान इस कॉन्टेक्स्ट में एक कन्वीनियंट टारगेट बन जाता है। पावरफुल भी है, रीजनली इन्फ्लुएंशियल भी है, लेकिन डिप्लोमैटिकली आइसोलेटेड भी है। और जियोपॉलिटिक्स में ये कॉम्बिनेशन हमेशा डेंजरस होता है। अब अगर आप एक्स पर थोड़ा और गहरा जाकर देखो तो आप एक क्लियर पैटर्न नोटिस करोगे। अचानक से बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। रिटायर्ड जनरल्स, फॉर्मर पेंटागन एडवाइजर्स, थिंक टैंक फेलोज, जिनके बायो में लिखा होता है व्यूज आर पर्सनल, लेकिन उनके व्यूज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। सब लोग लॉन्ग थ्रेड्स लिखते हैं, नंबर्ड पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि मिलिट्री एक्शन अनफॉर्चुनेट बट नेसेसरी क्यों है। लैंग्वेज बिल्कुल काम होती है, टोन बिल्कुल एकेडमिक होता है, जैसे ये कोई वॉर नहीं बल्कि कोई पॉलिसी एडजस्टमेंट हो। और यही सबसे डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि जब वॉर को इमोशंस से निकालकर लॉजिक और डेटा के फ्रेम में डाल दिया जाता है तो पब्लिक इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाती है और सवाल करना बंद कर देती है। पहले एक बड़ा आर्टिकल आता है न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। हेडलाइन होती है व्हाई द यूएस हैज़ नो गुड ऑप्शंस लेफ्ट ऑन ईरान। उसके बाद वही आर्टिकल एक्स पर सर्कुलेट होता है। स्क्रीनशॉट के साथ कैप्शन होता है दिस एक्सप्लेन्स द सिचुएशन परफेक्टली। फिर एक और आर्टिकल आता है फॉरेन अफेयर्स, अटलांटिक काउंसिल या किसी और पॉलिसी जर्नल का। टाइटल होता है द स्ट्रेटेजिक केस फॉर लिमिटेड मिलिट्री एक्शन। और जब ये सब एक साथ चलता है तो एक एवरेज व्यूअर को लगता है कि शायद सच में कोई ऑल्टरनेटिव बचा ही नहीं। रियलिटी ये होती है कि डिसीजन काफ़ी पहले ले लिया जा चुका होता है। आर्टिकल्स और ट्वीट्स सिर्फ उस डिसीजन को पब्लिक के लिए एक्सेप्टेबल बनाने के टूल्स होते हैं। टाइमलाइन को अगर सिंपल शब्दों में समझो तो पहले छोटी छोटी इंसिडेंट्स को बड़ा बनाया जाता है, फिर लैंग्वेज धीरे धीरे हार्ड होती है, कंसर्न से सीरियस कंसर्न और फिर इमीडिएट थ्रेट। एलाइज पहले एक्सपर्ट स्टेटमेंट्स देते हैं,
यूके, फ्रांस, इजराइल सब पहले सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हैं। उसके बाद ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, जहां ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लाइंस रिपीट की जाती हैं। मार्केट्स इस सबसे पहले रिएक्ट कर चुके होते हैं। ऑयल प्राइसेस पहले ही भाग रहे होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ चुके होते हैं। शिपिंग रूट्स पहले ही रिस्की डिक्लेयर हो चुके होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सोशल मीडिया एक वर्चुअल बैटलफील्ड बन जाता है। यहाँ टैंक्स नहीं चलते, लेकिन नैरेटिव्स लड़ते हैं। और जो नैरेटिव जीत जाता है, वो वॉर से पहले ही आधी जीत हासिल कर लेता है। इस गेम में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही प्लेयर्स नहीं होते। इजराइल का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। अगर आप अर्जेंसी और अग्रेशन के सोर्स को ट्रेस करो, तो अक्सर वहीं से नैरेटिव सबसे तेज पुश होता हुआ दिखेगा। यूरोप पब्लिकली सपोर्टिव दिखाई देता है, लेकिन प्राइवेटली नर्वस होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इकोनॉमिक शॉक का सबसे बड़ा बिल उनको ही पे करना पड़ेगा। एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, सोशल अनरेस्ट सब यूरोप के लिए हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। और अब बात आती है इंडिया की। वेस्टर्न मीडिया इंडिया को अक्सर एक लाइन में रिड्यूस कर देता है, ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। लेकिन ये बहुत ही शैलो और लेजी एनालिसिस है। इंडिया सिर्फ बायर नहीं है, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसर है। इंडिया का अप्रोच लाउड नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म होता है। जब वेस्टर्न ट्विटर इमोशनल हो जाता है, एक्ट नाउ, शो स्ट्रेंथ, सेंड अ मैसेज, इंडियन डिस्कोर्स कंपैरेटिवली शांत होता है। थोड़ा स्लो, थोड़ा बोरिंग, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में बोरिंग रहना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। इंडिया ट्वीट्स कम करता है, लेकिन जब करता है तो हर वर्ड केयरफुली वे किया होता है। डी एस्कलेशन, डायलॉग, रीजनल स्टेबिलिटी, नेशनल इंटरेस्ट। ये वीकनेस का साइन नहीं होता। ये साइन होता है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी पब्लिक प्रेशर या सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर नहीं चलाता। अगर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, ये फैक्ट है। इंडिया पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, ये भी फैक्ट है। फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, फूड प्राइसेस सब पर असर पड़ेगा। लेकिन इंडिया हेल्पलेस नहीं है। रशिया से ऑयल सोर्सिंग का ऑप्शन है। मिडिल ईस्ट में डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप्स हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स अवेलेबल हैं। डोमेस्टिक एनर्जी ट्रांजिशन पर काम चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के पास पॉलिसी पेशेंस है। ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो यूरोप सबसे ज्यादा सफर करेगा। इमर्जिंग मार्केट्स में पैनिक आएगा, करेंसीज प्रेशर में आएंगी, ट्रेड रूट्स टेम्परेरली अनस्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री एक चीज बार बार दिखाती है, हर ग्लोबल क्राइसिस के बाद इंडिया थोड़ा और सेल्फ रिलायंट, थोड़ा और कॉन्फिडेंट और थोड़ा और स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट बन जाता है। फ्यूचर का सबसे रियलिस्टिक सिनारियो फुल स्केल वॉर नहीं है। ज्यादा लाइकली है लिमिटेड स्ट्राइक्स, हैवी मीडिया जस्टिफिकेशन और फिर डिप्लोमेसी का लंबा स्लो ड्रामा। एक्सपर्ट ट्रेंड्स चलेंगे, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, डिटेरेंस रिस्टोर्ड, स्टेबिलिटी अचीव्ड। कुछ महीने बाद वही एनालिस्ट्स नए आर्टिकल्स लिखेंगे, लेसन्स लर्नड, व्हाट वेंट राइट, व्हाट कुड हैव बीन अवॉइडेड। हिस्ट्री एक बात बिल्कुल क्लियरली प्रूव करती है, अमेरिका जब अटैक करता है तो पहले दुनिया को इमोशनली एग्जॉस्ट करता है। डिबेट्स, फियर, आउटरेज, कंफ्यूजन सब कुछ पीक पर ले जाया जाता है। और जब पब्लिक ये कहने लगती है कि अब कुछ तो होना ही चाहिए, तब एक्चुअल मिलिट्री एक्शन होता है। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया इस इमोशनल साइकिल का शिकार नहीं बनता। इंडिया सुनता सबको है, लेकिन फॉलो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को करता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि इस पूरे ग्लोबल केओस के बाद इंडिया किस पोजीशन में खड़ा होगा। और अगर हिस्ट्री को गाइड मानोगे तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, केओस के बाद इंडिया हमेशा थोड़ा और स्ट्रांग, थोड़ा और स्ट्रेटेजिक और थोड़ा और इंडिपेंडेंट निकलता है।